हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, क्या है कि हम सभी को डाउट रहता है कि पॉलिटी में कौन सा संवैधानिक निकाय है, कौन सा सांविधायिक निकाय है, इनके बीच डिफरेंस क्या है। और अगर यह 3 नंबर में पूछ लिया जाता है तो यह सबसे बड़ी दुविधा का विषय होता है। तो आज हमारा जो विषय होगा वह होगा कि संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं, सांविधिक निकाय किसे कहते हैं। इस पर वेस्ट होगा आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उससे हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएंगी। तो शीघ्र आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम चर्चा करते हैं हमारे पहले 3 मार्कर पर, जो कि है संवैधानिक निकाय क्या होता है। संवैधानिक निकाय क्या होते हैं उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेद के तहत जिन निकायों का उल्लेख है उन्हें हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। विभिन्न अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अगर किसी भी अनुच्छेद में किसी निकाय का उल्लेख है तो उसे हम संवैधानिक निकाय कहेंगे, क्योंकि इसके नाम से ही अर्थ है संवैधानिक निकाय। अर्थात संविधान के अगर किसी अनुच्छेद में इसका नाम उल्लेखित है तो हम उसे संवैधानिक निकाय कहेंगे। इन निकायों को सीधे संविधान से शक्ति प्राप्त होती है। जो संवैधानिक निकाय होते हैं उन्हें संविधान से शक्ति प्राप्त होती है। इसके पश्चात इसके उदाहरण के अंतर्गत अगर हम देखें तो जैसे चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जो है उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से यह एक संवैधानिक निकाय होगा। और अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का भी 338 और 338A में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से यह जो है वह संवैधानिक निकाय होंगे। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं इसके विषय में। तो संविधान के जो विभिन्न अनुच्छेद हैं उनमें अगर किसी निकाय का उल्लेख किया जाता है उसे हम संवैधानिक निकाय कहेंगे। इन निकायों को सीधे संविधान से शक्ति प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए चुनाव आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और या अनुसूचित जनजाति आयोग, तो उसे हम कहेंगे संवैधानिक निकाय। इसके पश्चात है हमारा अगला 3 मार्कर कि सांविधिक निकाय कौन कौन से हैं। सांविधिक निकाय के अंतर्गत कौन कौन से आयोग हैं या कौन कौन से निकाय आते हैं। तो जिसे संसद की किसी अधिनियम या राज्य विधानमंडल द्वारा शक्ति गठित किया जाता है उसे हम सांविधिक निकाय कहते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है वह संसद के किसी अधिनियम, ऐसे बहुत से निकाय होते हैं जो संसद के किसी अधिनियम या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के द्वारा गठित होते हैं, उन्हें हम सांविधिक निकाय कहते हैं। इनकी स्थापना प्रायः विशेष कार्यों को करने के लिए की जाती है। तो यहाँ पर आपका यह दूसरा फैक्ट हो जाएगा कि इनकी स्थापना प्रायः विशेष कार्यों को करने के लिए की जाती है, इसीलिए इसे सांविधिक निकाय कहते हैं। सांविधिक निकाय क्या होते हैं? तो संसद के किसी अधिनियम या राज्य विधानसभा द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा गठित किए जाने वाले निकाय को हम सांविधिक निकाय कहते हैं। इनकी स्थापना प्रायः विशेष कार्यों को करने के लिए की जाती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग। तो यहाँ पर आपको एक और महत्वपूर्ण फैक्ट बता दें कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में की गई थी। तो यहाँ पर आप यह फैक्ट नोट कर लीजिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में इसका गठन किया गया था। और महिलाओं के हितों के संरक्षण व उन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त कराने का इसका दायित्व होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो है वह मुख्य परीक्षा के नोट्स बनाए गए हैं, जिनमें हमने प्रश्नोत्तर शैली के आधार पर सभी प्रश्नों का समावेश किया है और टॉपिक वाइज इसमें हमने सभी प्रश्नों का कंटेंट जो है एकत्रित किया है। आपको कुछ भी अन्यत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स पढ़ते हैं। मुख्य परीक्षा जो है उसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वह 2020 की प्रारंभिक परीक्षा से पहले होगी, अर्थात वह मार्च के लास्ट में या मार्च के बीच में प्रारंभ हो सकती हैं हमारी मुख्य परीक्षाएं। तो शीघ्र आप अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। और अगर आप अपनी तैयारी को और अधिक सुदृढ़ करना चाहते हैं तो आप हमारे मेंस की नोट्स परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, आप इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर
हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती दामों में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं और कल का जो दिन है वह हमारी सेल के लिए लास्ट है और 3 जनवरी के बाद आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप आज और कल में हमारे नोट्स परचेज़ करते हैं तो आपको हमारे नोट्स पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही अब जो है वह प्रारंभिक परीक्षा का टाइम टेबल भी आ चुका है और प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल को होने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को भी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से सुदृढ़ कर दीजिए। 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो वह अपना मूल्यांकन करने के लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज 1 जनवरी से प्रारंभ हो चुकी है। उसमें बहुत ही कम सीटें हैं, तो शीघ्र आप अपने रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर कोई भी इंक्वायरी हो तो वो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपकी अगर है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे नोट्स की डेमो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे नोट्स की डेमो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो शीघ्र करें। जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज है उसमें आपको मात्र 500 रुपये में 50 FLTs उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपके 5000 प्रश्न कवर होंगे। और दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यही होता है, आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। तो शीघ्र आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। आज अर्थात 2 जनवरी और 3 जनवरी ही हमारी सेल का लास्ट डे है। उसमें भी आपको प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत 10% का डिस्काउंट प्रदान किया जाएगा। तो शीघ्रता करें, हमारे नोट्स परचेज करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। साथ ही साथ आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके भी अपनी प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन कर सकते हैं। हमारा अगला आज का 3 मार्कर है, एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। जो एकात्मक शासन प्रणाली है वह क्या होती है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम बार बार सुनते रहते हैं कि जो शासन प्रणाली है वह एकात्मकता की ओर झुक रही है, एकात्मकता का उसमें झुकाव हो रहा है। तो वह क्या है, तो आज हम उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्ति केंद्र में निहित कर दी जाती हैं। अगर संविधान के द्वारा शासन की जो समस्त शक्तियां हैं वह केंद्र में निहित कर दी जाती हैं तो उसे हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसके अंतर्गत स्थानीय सरकार की शक्तियां केंद्र सरकार की इच्छा पर ही निर्भर हो जाती हैं। जब एकात्मक शासन प्रणाली होती है तो उसमें स्थानीय सरकारों की शक्तियां केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर हो जाती हैं। इसमें शासन, सत्ता एवं व्यक्ति एक केंद्र में निहित हो जाते हैं, अर्थात सभी पर केंद्र का ही दायित्व रहता है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, जापान में एकात्मक शासन प्रणाली को ही अपनाया गया है। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं एकात्मक शासन प्रणाली के विषय में। तो संविधान द्वारा शासन की शक्तियां अगर केंद्र में निहित कर दी जाती हैं तो उसे हम एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें संघ और राज्य दोनों में ही शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे कि आपातकाल में एकात्मक रुख हो जाता है, क्योंकि जो भी निर्णय होते हैं तो वह केंद्र के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो केवल आपातकालीन स्थितियों में भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था लागू होती है, अन्यथा भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो संविधान द्वारा शासन की अगर समस्त शक्तियां केंद्र में निहित कर दी जाएंगी तो उसे हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। इसमें स्थानीय सरकारों की शक्तियों पर भी केंद्र का नियंत्रण हो जाता है, या फिर जो स्थानीय सरकारों की शक्तियां हैं वह केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर हो जाती हैं। इसमें शासन, सत्ता एवं व्यक्ति एक केंद्र में ही निहित रहते हैं। यूके, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, जापान में इस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई है। दोस्तों, अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, किसी भी विषय से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस विषय से संबंधित हमारे वीडियो की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो हमारा चैनल शीघ्र उस विषय के संबंध में आपको अपनी सुविधाएं उपलब्ध करा देगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ ही अगर आप प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो आप डीएसपी आकांक्षा मैम की जो बुक लिस्ट का वीडियो डाला गया है उसको देखकर अपनी तैयारी को और अधिक सुदृढ़ कर सकते हैं, क्योंकि